अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ौज़िया कुलसूम राना और आज का जो मौज़ू है वो आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है क्योंकि पब्लिक हेल्थ की हम बात करेंगे और पब्लिक हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। आए दिन हम देखते हैं जी, अस्पतालों की हालत ख़राब है, मरीज़ रुल गए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे एंगल की तरफ देखा जाए तो हम सब बीमार क्यों हो रहे हैं, कभी आपने सोचा है? मेरे ख्याल में इस पर भी सोचने की ज़रूरत है और इस हवाले से एक अहम कानून साजी की भी ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे ये कानून कानून रोज़ ही बनते हैं पाकिस्तान में, अब कौन सा कानून? तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज ट्रांस फैटी एसिड्स के हवाले से, जो कि बनस्पति घी में खसूसी तौर पर पाया जाता है और इसको जिस तरह से प्रोसेस करके बनाया जाता है उसका देखें मिकदार जो है ना वो ख़राब हो जाती है और जो मुज़र सेहत चर्बी है उसकी वजह से आपकी, मेरी, हम सब की जो दिल की सेहत है वो भी ख़राब हो रही है। हमें शुगर का मरीज़ हम सब बन रहे हैं, बहुत किस्म के कैंसर जो हैं वो हो रहे हैं और हमारा हम मजमूई तौर पर एक बीमार मुआशरे के तौर पर दुनिया में सामने आए हैं। जो मिस्र जैसा गरीब मुल्क है ना वो भी इस हवाले से कानून साजी कर चुका है। 2023 की WHO ने डेडलाइन दी थी, लेकिन हमारे जो लेजिस्लेटर हैं आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कुछ आइनी और कुछ दीगर मामलात की लेजिस्लेशंस करने में, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कानून साजी है उसके लिए हमारी पार्लियामेंट को अभी भी वक्त नहीं मिला है। मार्च का महीना है, ख़वातीन का दिन जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन विमेन डे के हवाले से बहुत सारे इवेंट्स शहर भर में हो रहे हैं। विमेन कॉकस ने और CPDI और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक ऐसी नशिस्त का एहतमाम किया है जिसमें बताया गया है कि क्यों मुज़र सेहत जो चर्बी है वो अच्छी नहीं है, दिल का मरीज़ हम क्यों बन रहे हैं, हमें इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं। और ये जो हमने देसी घी को बुरा कहकर छोड़ दिया है ना, और हम बर्गर बच्चे बन गए हैं और बर्गर्स खाने शुरू कर दिए और बर्गर फैमिली हम बनकर रह गए हैं, हम सब्जियों से, फ्रूट से, वॉक से दूर हो गए हैं। तो ये कितना हमारे लिए मुज़र सेहत है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनके हाथ पाँव गैंग्रीन या शुगर की वजह से कट रहे हैं। तो इसका हल क्या है, ये आज बड़ी एक मुफीद नशिस्त हुई है। तो आइए आपको बराह रास्त वहाँ लिए चलते हैं और आप खुद देख लीजिएगा कि ये आपकी और हम सब की सेहत से जुड़ी हुई कितनी अहम कानून साजी है जिसको फौरी तौर पर लाने की ज़रूरत है, ताकि बनस्पति घी जो हम इतने एड्स देख कर वो होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, ये सारे घी मुज़र सेहत है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ख़ास तौर पर जो हम आजकल देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, हम सब चीज़ें फ्राई कर करके खा रहे हैं, चाहे रोल्स हैं, पराठे तल रहे हैं या फिर पकौड़े बना रहे हैं, तो ख़वातीन अक्सर कढ़ाइयों में घी या तेल भर के डाल देती हैं और फिर उसको ढक के रख देती हैं कि ये अगले दिन भी इस्तेमाल होगा। तो उससे ना ट्रांस फैटी एसिड्स जो है ना, वैसे मिनिमम जो लेवल है वो 1% से लेस होने चाहिए। जो पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल बन रहे हैं उनमें 2% से भी ज़्यादा पाया जाता है। और अगर आप एक ही कढ़ाई में तेल बार बार घी जो भी तलने के लिए आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसी कढ़ाई को बार बार उसी में फ्राइंग करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा मुज़र सेहत हो जाता है कि शायद हम अपनी बॉडी में कैंसर, शुगर और बहुत सारी बीमारियां खुद ही उंडेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे भी इज्तनाब करें। आइए आपको बराह रास्त तकरीब में लिए चलते हैं और आपको समझाते हैं कि ये मसला है क्या। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो एक फर्द से दूसरे को तो नहीं लगती, लेकिन ये ग्रेजुअली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ती रहती हैं और एक क्रोनिक बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर है और लिवर और किडनी की डिजीज़ हैं। तो ये सारी जो हैं NCDs के अंदर शामिल होती हैं। तो पाकिस्तान में हर 10 में से 6 अमवात जो हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं। दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एक बड़ा बीमारियों का जो एक सोर्स है। और दिल की बीमारियां जो है वो हर 10 में से 3 लोग दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। और जो ओबेसिटी है इन बहुत सारी बीमारियों का, या मोटापा जो है वो एक बड़ा सोर्स है। और पाकिस्तान में हर 10 में से 4 अफराद जो हैं या तो वो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने देखा कि एक नेशनल डायबिटीज़ सर्वे किया गया था 2016-17 में पाकिस्तान में, उसमें जब ये मोटापे के या ओबेसिटी के जो कट ऑफ वैल्यू हैं वो एशिया के लिए डिफरेंट है। वो कंपैरेटिवली, क्योंकि एशियन लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं मोटापे को, अगर हम उस कट ऑफ वैल्यू के मुताबिक उसको एनालाइज करें तो ये एक पब्लिश स्टडी है जिससे मैं आपकी स्पेशली तवज्जो चाहूँगा कि ये जो जनरलाइज्ड ओबेसिटी है पाकिस्तान में ऑलरेडी 58% और जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो 73% है। इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ये वो हमारी पॉपुलेशन है कि जो ऑलरेडी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो रास्ते के ऊपर रवां है और उनको ये अपनी ज़िंदगी में या तो ये ऑलरेडी बीमारियां हो चुकी हैं या ये हो जाएंगी। तो ये इतना बड़ा एक जो है वो मैग्नीट्यूड है इस मसाइल का। और अगर हम इसमें देखें, इवन जो बच्चे हैं अंडर 5 भी जो हैं, पिछले 7 साल का जो डेटा अगर हम कंपेयर करें 2011 से 2018 में 2 सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाती है, नेशनल सर्वेज होते हैं,
उसमें तो अंडर 5 बच्चों की तादाद जो 20 बच्चों की है वो डबल हुई है। इसी तरीके से जब एडोलेसेंट पे हम जाते हैं तो वो इससे फर्दर आगे डबल हो जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खवातीन या जो है वो एडल्ट्स पे जाते हैं तो इससे ज़्यादा डबल हो जाती है। तो ये साइकिल कहीं पे ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आता, तो ये कंटिन्यूसली जो है वो खराबी की जानिब जा रहा है। ये नंबर्स आप बहुत दफ़ा इससे जो है वो वाकिफ़ भी होंगे। पाकिस्तान ज़ायबिटस के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ के साथ, 3 करोड़ 30 लोग जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदा हैं। और ग्लोबली हम दुनिया में डायबिटीज़ के जो प्रेवलेंस है, यानी हमारी पॉपुलेशन वर्सेस जो नंबर ऑफ पीपल या परसेंटेज ऑफ पीपल जो डायबिटीज़ के साथ, उसमें नंबर 1 है। हमारे 31% एडल्ट, यानी हर तीसरा एडल्ट पाकिस्तानी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और इससे जो होने वाली अमवात हैं वो सालाना 4 लाख अमवात होती हैं। साल में 365 दिन होते हैं। सादा सी कैलकुलेशन है, अगर हम जो है वो 365 को 4 लाख पे डिवाइड करें तो तकरीबन 1100 लोग रोज़ाना पाकिस्तान में डायबिटीज़ ऐसे होने वाली कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाते हैं। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट डेटा है कि 300 के से ज़ायद लिम्स यानी एज़ा रोज़ाना पाकिस्तान में डायबिटीज़ की वजह से काटे जाते हैं। तो ये हमारा, हम इस बीमारी के इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं जिसके लिए हम सबको मिलकर सोचना है कि हमें क्या करना है। और ये सूरत हाल यहाँ पर रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ये इमीडिएट पॉलिसी एक्शन नहीं होते तो 2045 तक ये तादाद डबल हो जाएगी। 6 करोड़ 20 लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के साथ जिंदा होंगे, जिसमें अमवात भी डबल हो जाएंगी और जिसके साथ के लिम्स कटने का जो काम है ये भी शायद डबल हो जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि हम किस खराबी की जानिब जा रहे हैं। दुनिया का जितना बड़ा मर्जी आप हेल्थ सिस्टम ले लें, इतने बड़े जो है वो मैग्नीट्यूड को ट्रीट नहीं कर सकता। हमें प्रिवेंशन की जानिब जाना होगा, हमें उन लोगों को बीमार होने से रोकना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक किस सेहत की बात थी। अब दूसरी बात जो है वो मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी इकोनॉमी के साथ। सिर्फ आज ट्रांस फैट की बात हो रही है। ट्रांस फैट की वजह से जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है उससे तकरीबन हमारी जो प्रोडक्टिविटी को लॉसेस हैं मुल्की इकोनॉमी को जो है वो 459 मिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर हैं। 459 मिलियन यूएस डॉलर पर ईयर हमारी जो है, या $500 बिलियन आप इसको कह लें, हमारे सिर्फ ट्रांस फैट की वजह से हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है। हमारे जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं ट्रांस फैट का जो इनटेक है उसको इंक्रीज करने की वजह से। ओबेसिटी की जो कॉस्ट है वो 428 अरब रुपए है पाकिस्तान में, जो पाइट ने जो है 2015 में एस्टिमेट किया। उसके अलावा जो डायबिटीज की कॉस्ट है, अगर डायबिटीज एक बंदे को डायबिटीज हो जाती है तो जो उसके जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस हैं, जिसमें हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी है, उसके काम करने की सलाहियत का कम होना भी है, उसकी प्रोडक्टिविटी की रिडक्शन भी है, एक बंदे पे $740 सालाना लगते हैं। एक बंदे पे $740। और ये याद रखिए $740 आपकी जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की, उसका 50% बनता है। सो इफ अ पर्सन इज अ डायबिटिक तो इसका मतलब है कि वो आपका जो पर कैपिटा इनकम है उसका हाफ जो है, हमारी $1300-1400 के करीब जो है वो पर कैपिटा इनकम है एक बंदे की जो है सालाना। तो अब उसमें जो है वो हाफ जो है वो लॉस जो है आपको डायबिटीज हो जाने का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। अब अगर सिर्फ हम ट्रीटमेंट की बात कर लें कि डायबिटीज हो गई है, प्रोडक्टिविटी लॉसेस जो मिजरीज फैमिली पे गुजरी हैं उनको साइड में रख दें, तो $80 का सिर्फ दवाई का खर्चा होता है एक साल का। और 33 मिलियन लोगों को अगर हम $80 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $2.6 अरब बनते हैं। $2.6 अरब सालाना पाकिस्तान जो है वो को डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ दवाई की मद में चाहिए। तो इमेजिन इट्स अ डबल देन जब आज हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो जिस सालाना जो है वो इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे हैं उससे ये डबल है। सो हमें अपनी इकोनॉमी में इतने बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। और अगर सिर्फ हम एमसीडीज की कॉस्ट देखें तो ये 358 बिलियन से लेके 862 बिलियन 2010 से लेके 2025 तक जो है 15 साल का जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो तकरीबन 358 बिलियन से 862 बिलियन डॉलर्स के करीब है। अगर हम अमवात को देखें कि पाकिस्तानियों की जिस सबसे
बड़ी वजूहात जिनसे अमवात होती हैं, तो इनके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और स्ट्रोक है। ये जो डाइजीज़ बर्डन, ग्लोबल डाइजीज़ बर्डन का डेटा है, पाकिस्तान का डेटा है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अमवात इस्केमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और उसके अलावा डायबिटीज़ से होती हैं। यानी ये जो टॉप रीज़न में ये शामिल हैं। और इसका मतलब ये भी है कि ये जो डाइजीज़ हैं, जिसको ये अगर आप ये रेड सर्कल में देख रहे हैं, इनका बहुत गहरा ताल्लुक आपकी खुराक के साथ है। अगर खुराक जो है वो बेहतर है तो ये बीमारियां कम करने में, मोर्टेलिटी कम करने में, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर कम करने में जो है वो मदद मिल सकती है। और इस खुराक के अंदर भी ख़ास तौर पर जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, जो इनको बढ़ावा देते हैं, और उनमें ट्रांस फैटी एसिड्स, जब जो है ये एक चर्बी की किस्म है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात भी करेंगे इसको समझने के लिए। सैचुरेटेड फैट यानी जो ये भी एक चिकनाई की किस्म है। और शुगर की बात हम करते हैं, आमतौर पर हम बड़े लापरवाही से शुगर स्वीटन बेवरेजेस पी रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितनी शुगर इंटेक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सोर्स है चीनी का, सोडियम। बहुत सारे हमारे जो अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, साल्टी और स्नैक्स हैं, वो सॉल्ट की उसमें एक बड़ी मिकदार होती है। और रिसर्च ये रिफ्लेक्ट करती है कि अगर सॉल्ट की कंजम्पशन को आप कम करेंगे तो दिल की बीमारियां, हाइपरटेंशन और इनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। और फिर जो लोग इन खुराक का इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर देखा गया है कि वो जो हेल्दी फूड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पोर्शन उनका कम होता है। और हम अनफॉर्चुनेटली एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हमारी जो पर कैपिटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजम्पशन है वो कहीं कम है। थोड़ा सा बिल्कुल इस केमिस्ट्री से बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं सादा से लफ्जों में ये बताऊं। हम बात कर रहे थे ट्रांस फैट के ऊपर। तो ट्रांस फैट में जो है, अगर सादा से लफ्जों में इसे देखें तो ये जो है वो जो अगर आप ये देखें, जो पहली शक्ल है, ये जो थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो शक्ल है, ये वो वाली है कि जो आमतौर पर इसको हम कहते हैं कि ये हेल्दी फैट्स है। और ये हमारी अगर जो दिल की शरियाने हैं उसके अंदर जो जमने का जो अमल है, उसमें ये जो सीधी वाले स्टेट स्ट्रक्चर है, अगर ये जम जाए तो इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और सादा सी बात है कि अगर वो स्टेट, अगर आपके पास लकड़ी के भी टुकड़े हैं, उनको आप तोड़ना शुरू करें तो वो बड़ा मुश्किल होंगे। और इसी तरीके से इसके अंदर कहीं ना कहीं से फिर भी इसको ईजी होता है रिमूव करना जो है। तो इसलिए जो है ये हेल्दी फैट्स कहलाते हैं। और जो ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट है, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा अनहेल्पफुल होते हैं। और ये इनको आप एक्सपर्ट कहते हैं ये अगली फैट्स है, कि ये एक किस्म के बदसूरत फैट्स हैं जिसके सेहत के ऊपर इंतहाई का जो है वो जो कह लें कि ग्रेव किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस। इसको और आसान लफ्जों में समझने के लिए, जो ट्रांस फैट है ये इसकी जो बड़ी मिकदार है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए तैयार होती है। कुछ थोड़ी मिकदार कुदरती तौर पे भी होती है, जो हम पर मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स या जो एनिमल फैट्स हैं उसमें मौजूद होती है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में तैयार होती है, वो उसको इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं। वो इंतहाई खतरनाक है। और वो पैदा कब होती है? जब ये हम घी को या मुख्तलिफ ऑयल को ब्लेंड करके उसके अंदर हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं और उसको वो देसी घी की तरह की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, टेक्सचर देने की कोशिश करते हैं कि वो घी जैसा या देसी घी जैसा लगे, जिसको आप बनास्पति कहते हैं आमतौर पर। उस जो तैयारी करने का जो अमल है, उसके अंदर जो है जब हाइड्रोजन गुजारी जाती है तो ये ट्रांस फैट बड़ी मिकदार में पैदा होते हैं। और अगर आप आखिर में देखें तो 25 से 45% ट्रांस फैट की प्रोडक्शन जो है वो इन जो बनास्पति घी है उनके अंदर इतनी मिकदार ट्रांस फैटी एसिड्स की होती है। तो उसके अलावा भी ट्रांस फैट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मिकदार बहुत कम होती है। जैसे हाई टेम्परेचर पे अगर हीटिंग होती है ऑयल्स की या फ्राइंग होती है तो उसमें भी ट्रांस फैट पैदा होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो 2% से कम रहते हैं, जिससे जो है आपको 2 के वो भी नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी जो WHO की रिकमेंडेड मिकदार है कि 2% से टोटल फैट का ट्रांस फैट कम होना चाहिए, तो उस मिकदार के अंदर रहने के चांसेस होते हैं। जिसको हम अडॉप्ट कर लें तो बगैर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किए हम चीज़ों को जो है वो कम करने में कामयाब हो सकते हैं। ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगाई हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। मैंने कोई तकरीबन 63 कंट्रीज की लिस्ट भी शेयर की, और दीज आर कंट्रीज के जिन्होंने ट्रांस फैटी एसिड के ऊपर जो है वो रेगुलेशन भी की हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को बैन भी किया है। इसके अलावा भी और भी मतलब जो है वो कंट्रीज हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फ्यू कंट्रीज पिक अप फ्रॉम द लिस्ट जस्ट फॉर रेफरेंस जो है।
पाकिस्तान को पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्यों बैन करना चाहिए? पहली चीज जो है, ये जब आपने जो बात की थी मैं उसी के साथ इसको लिंक कर रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो डिजीज बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, इट्स अ डिवास्टेटिंग। और फिर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एक्शन की और स्ट्रिंजेंट पॉलिसी एक्शन की जरूरत है। फिर ब्रिंगिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग। आज ये डॉक्टर सबा बैठी हैं, मुख्तार साहब बैठे हैं, हम आज भी बात कर रहे थे कि पीएसक्यूसी एक जानिब रेगुलेशन करता है, दूसरी जानिब जो है वो इंडस्ट्री उठ के उसको रिवर्स करने के चक्कर में होती है। लेकिन जब पॉलिटिकल बैकिंग होगी तो फिर इस तरह की चीजें जो है, ये इस तरह के जो सेटबैक हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रिवेंट एनी पुशबैक टू पॉलिसी बाय इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज होती है तो फिर उसके ऊपर एक कानून साजी की मोहर लग जाती है, तो फिर उसको रिवर्स करना जो है वो मुश्किल काम होगा। फिर बाकी कंट्रीज कर रहा, हम भी उसी तरह उसी जो है वो डेवलपमेंट के जो एक वे है उसके ऊपर चल सकते हैं। और कैपेसिटी इश्यूज भी हैं कुछ प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज के, जिसको हमें देखने की जरूरत है ताकि वो जो रेगुलेशन बन गई हैं उसकी इन्फोर्समेंट को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ, मैंने अभी एक स्लाइड में शेयर किया था कि सिर्फ ट्रांस फैट जो है $459 का सिर्फ ट्रांस फैट के खाने से हमारी इकोनॉमी को सालाना लॉस होता है, $459 मिलियन का सालाना पाकिस्तान में। तो हमारे इस इकोनॉमिक बर्डन को देखते हुए भी हमारे लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर लेने की जरूरत है। और मैं कंक्लूड करूंगा इसको कि हमें करना क्या है। हमें एक पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है या पीएचओ है उसको ऑल फॉर्म्स में नेशनल लेवल के लेजिस्लेशन के जरिए बैन करना है। उसके अलावा कैपेसिटी स्ट्रेंथन करनी है प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज की, रेगुलेटरी बॉडीज की, ताकि वो उसकी इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन कर सकें। फिर एक और चैलेंज जो हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो है वो परसेंटेज कम है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर को एम्पावर करें कि ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो अनहेल्थफुल है उसके ऊपर बाकायदा वार्निंग साइंस हो। WHO ने बाकायदा रिकमेंड किया हुआ है कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट या शुगर ज्यादा है या नॉन शुगर स्वीटनर्स मौजूद हैं तो उनके ऊपर वार्निंग साइन होने चाहिए। तो 18 से 20 से ज्यादा ममालिक ऑलरेडी इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं और हमें भी उस पॉलिसी को जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान में रोज डायबिटीज के हवाले से हजारों की तादाद में लोग मरते रहेंगे और इसी तरीके से दिल की बीमारियों से भी मरते रहेंगे और हमें एक पैकेज की फॉर्म में इन पॉलिसीज की जानिब जाना है। और फिर पॉलिसी साजी के अमल के अंदर हमें इंडस्ट्री की इंटरफेरेंस को रोकना होगा, वरना इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट के लिए बात करती रहेगी और हम पब्लिक हेल्थ के लिए बात करते रहेंगे। और जो एक बात मैडम आपने डिले की थी और एक रीजन उसको बड़ी रीजन इन पॉलिसीज को पुश बैक करने की वो इंडस्ट्री की इंटरफेरेंस भी होती है। चाहे अनहेल्दी शुगर स्वीटन बेवरेजेस के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे ट्रांस फैट की बात हो, चाहे पीएचओ को बैन करने की बात हो, इंडस्ट्री को ये पॉलिसीज पसंद नहीं होती, उनके लिए पब्लिक हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये डिसाइड करना है कि वो ऐसी पॉलिसीज को एडवांस करें जिससे लोगों की जिंदगियां बचें और हमारी इकोनॉमी को होने वाले जो नुकसानात हैं उससे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। अस्सलाम वालेकुम। आसिया साहिबा, हमें ये बताइएगा कि ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं उसकी वजह से शुगर, बीपी, कैंसर, लातादाद बीमारियां हो रही हैं। आप क्या समझती हैं कि हम लेस देन 2% क्यों नहीं पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर पा रहे? हर घर में घी और ऑयल इस्तेमाल होता है। कबाहतें क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं? बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये इस जगह पे ये जो सेमिनार डायलॉग हो रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में इसको बहुत पहले होना चाहिए था। और हम खुद हैरान हैं कि ये इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब तक पाकिस्तान जो है वो क्यों इस पर पॉलिसी नहीं बना सका, कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सका। क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी एक का नहीं बल्कि हर एक फ़र्द का, पाकिस्तानी जो शहरी है उसकी सेहत का इसके साथ जो है वो कनेक्शन है। और मैं समझती हूँ कि इसमें शायद हमारी कोताहियाँ हैं, हम सब की कोताहियाँ हैं, पार्लियामेंटेरियंस की भी, लेकिन उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इस मसले को इतने अरसे से क्यों नहीं उठाया। और आज इस पर बात हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो 10 साल पहले जब उन्होंने बताया कि जब ये शुरू हुई हैं चीज़ें तो उस वक्त ही ये पार्लियामेंट में आ जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में कोई ऐसी इसमें कबात नहीं थी कि पार्लियामेंट से ये पास ना हो सकता, क्योंकि इसमें पार्लियामेंटेरियंस की अपनी सेहत का राज भी जो है वो पेनहा है। आसिया नासिर साहिबा, देखिए पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है। 2023 में जो ग्लोबल हमारी कमिटमेंट्स है ना उसमें भी ये आता है। WHO हमें कह रहा है कि आप ये लेजिस्लेशन कीजिए ताकि ट्रांस फैटी एसिड जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और चीज़ों में तमाम तर में पाया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। आप क्या समझती हैं, पब्लिक की सेहत की जो लेजिस्लेशन है वो नहीं हो पा रही? अदरवाइज़ कानून पास करा रहा हो तो चुटकी में बन जाता है।
بالکل ظاہری بات ہے، اس کے ساتھ جو پاکستان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کا جو فیوچر ہے، اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ بن سکتا ہے جو کہ حکومت پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ اس قسم کی لیجسلیشن نہ ہو. اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو زہر بیچ رہے ہوتے ہیں. یقیناً آپ ارد گرد دیکھتے ہیں آج صرف یہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور باہر بہت سارے ایشوز ہیں. ایک بہت زیادہ مہلک جو چیز ہے گٹکا جس کو کہتے ہیں، وہ سر عام بک رہا ہے، جس سے منہ کا کینسر اور اتنی زیادہ یہ بیماریاں عام ہیں، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو سمجھ نہیں رہے ہیں. اور ہم اس وقت سمجھتے ہیں جب پانی ہمارے سر سے گزر جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ریاست کو، اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے اور اپنی اتھارٹی، اپنی رٹ کو قائم رکھتے ہوئے اس طرح کی لیجسلیشن کو پہلی فرصت میں کرنی چاہیے. ایز اے لیجسلیٹر ہمیں کرنی چاہیے، جو کہ ہم نے ان کو دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ میں نے تو ایک چیز یہاں بیٹھ کے سیکھی ہے کہ جب ہم کوئی آئل کا پیکٹ لے رہے ہیں یا کوئی ہم بناسپتی لے رہے ہیں تو ہمیں اس کا پڑھنا چاہیے کہ اس میں کتنا گرامس اس کے اندر ہے، کتنا اس کے اندر ہم نے چیزیں رکھی ہے. یہ ہمارا بھی کام ہے. اگر ایز اے سول سوسائٹی آپ سب کر رہے ہیں اور ایز اے لیجسلیٹر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم کوئی دوا لیتے ہیں اور میڈیسن پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوٹیشیم اتنا ہے اور یہ اتنا ہے، تو بالکل ایز اے جیسے ابھی پوری بحث بھی ہوئی اور ہوئی کہ فیڈرل ہے یا صوبہ ہے، لیکن دیکھیں چاہے صوبہ ہے اور چاہے فیڈرل ہے، یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے. یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک ہیلتھ کے اوپر چیز جا رہی ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر سوچنا بھی ہے اور سوچ آپ رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر اس اسمبلی میں جائیں اور صرف یہی آگاہی دیں کہ اس کے نقصانات ایک ہیلتھ کے کتنے نقصان ہیں، اور ہم ایک بائٹ بھی لے رہے ہیں تو ہم اس کے اندر کتنی اندر چیزیں اپنے لے کر جا رہے ہیں اور کتنی بیماریاں لے کر آ رہے ہیں. تو ہم ایز اے لیجسلیٹر میں یہی کہوں گی کہ اگر صوبے پر بات جاتی ہے تو وہی بات آ گئی جو ڈاکٹر منور نے ابھی پوری بات بتائی ہے کہ اس کا پنجاب نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم ایک سمپل ایک ریزولیشن بنا دیتے ہیں. تو بلز پر تو ہم جب آئیں کہ جب اس کی باقاعدہ آپ پلان کریں اس کو، ہم ایک سمپل ایک ریزولیشن WPC کے تھرو ایک آپ سب سول سوسائٹی ایک ریزولیشن بنائیں اور وہ ہمیں دے اور ہم سب مل کر اس کو اسمبلی میں لے کر جائیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور اگر ہم اس کو بین کرتے ہیں تو کیا، اگر صرف 2% اب اس کو بند کروا دیتے ہیں تو ہمیں کتنی اس کی ہیلتھ پر ہمارے اثرات ہوتے ہیں. ایک جب ٹیسٹ رن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی ایک بیچ سے جاتا ہے. آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ کیا انٹائرلی ایک کمپنی کتنے عرصے سے اس کو کمپلائی کر رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریگارڈلیس آف اینی برانڈ ہم ایک یونیفارم پالیسی کی بات کریں کہ کوئی بھی مینوفیکچرر جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ گیونگ اے میسج ٹو ایوری ون کہ دس از اے ریگولیشن جس کو فالو کرنا ہے. ادروائز یہ ہے کہ جو اس طرح ایک لائک اگر ہم ڈسکریمنیٹ کر کے کر رہے ہوں گے تو جو لوگ کر رہے ہیں دے وڈ بی لائک شاید ان کو تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جو نہیں کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے. اور ان کے لیے یہ شاید یہ ہوگا کہ، اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے کہ کچھ کمپنیز ایسی جو ہے وہ کام کرتی رہی ہیں کہ جو اسٹینڈرڈس کو کمپلائی تو نہیں کرتی تھی، یا کم از کم یہ ہے کہ پھر وہ اپنے جو اپنے جو لیبلز ہیں اس کے اندر وہ ضرور لکھ دیتی تھی کہ یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کمپلائی کر لیا ہے. اور کنزیومر ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی کہ وہ ہر پیکٹ کو اٹھانے سے پہلے ٹیسٹ کرے. کنزیومر کی لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ انشور کریں کہ جو فوڈ اس کے پاس جا رہی ہے، جو بھی اس کے پاس پروڈکٹ جا رہا ہے، وہ ریگارڈلیس آف دیٹ وہ اتنا جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہونا چاہیے کہ اس پہ سیفٹی کے اسٹینڈرڈس کو وہ کمپلائی کر رہا ہو. سر اس کا ایک آپ کی اجازت سے بیسیکلی پاکستان میں یہ جو باسمتی گھی ہے اس کی ڈیمانڈ تو اسی لیے ہے کہ ہم کرسپی فوڈ کے ایک دادا بھی ہیں. سر جو آپ نے کوشچن کیا یہاں پہ، تو ایون جو آئل وہ بلینڈ کر رہے ہیں اس کی پرسنٹیج بھی پیکٹ پہ نہیں لکھتے. جیسے میم نے کہا نا کہ ہم پڑھ لیں گے، آپ پڑھیں گے تو تب جب وہ لکھیں گے. اور یہ کیمیکل پروسیس ہے سر، یہ اس کا کیمیکل ریئیکشن جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو دے بلینڈ دا چیپسٹ آئل انڈونیشیا سے لیا، اس کو بلینڈ کیا، اس کی پرسنٹیج بھی نہیں لکھی. جس طرح کو اور بیفلو ملک کی صحیح پیکیجنگ پیکٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کو ملک لے رہے ہیں، بیفلو ملک لے رہے ہیں. سملر وے از دا پروفٹ میکنگ انڈسٹری از چیپر آئل اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ آپ نے اس کو شارٹنگ بنانا ہے تاکہ پراٹھا جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے کرسپی ہو، تو ہمیں میرا نا اس اینڈ سے بھی آنا چاہیے کہ الٹرنیٹس اویلیبل ہوں. جیسے بٹر پہلے ہم کھاتے تھے ہمارے فور فادرز، اس سے تو ہارٹ اٹیکس نہیں ہو رہے. یہ تو انڈسٹری آنے کے بعد اس کو ہم نے ریپلیس کروا دیا. تھینک یو سر.
बहुत शुक्रिया CPDI साहब का, नवरत्न साहब, डॉक्टर साहब और तमाम यहाँ बैठे हुए और मेरे कलीग्स मुसरत रफ़ीक महसूर साहबा, राना अंसार साहबा, आसिया नासिर साहबा और जितने भी हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से वीमेंस रिगार्डिंग वीमेन हेल्थ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस घर में अगर खातून खाना बीमार हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है और अल्लाह ना करे कि कोई छोटे बच्चे वाली माएँ जो हैं वो बीमार हो, और अक्सर यही होता है कि वो फैटी लीवर है या इस तरह के हार्ट डिसीज़ हैं, और स्पेशली जिस तरह ऑयल आप बता रहे हैं बार बार जो गर्म होता है और जिसके अंदर समोसे और पकोड़े ये बाज़ार में मिलते हैं, तो ये कैंसर का बहुत ज़्यादा जो है बाइस बनते जा रहे हैं और कैंसर इसीलिए हमारे यहाँ तेज़ी से फैल रहा है। अब मुख्तलिफ रिसर्च आ रही है लेकिन हम और नहीं करते क्योंकि हम स्पाइसी खाने और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स को बहुत ज़्यादा हमारी जो यंग हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमें एज ए पेरेंट्स इन सब चीज़ों को ना सिर्फ कंट्रोल करना है बल्कि इस तरह की पॉलिसीज़ भी बनानी है। जिस तरह अभी डिस्कशन हुआ, बहुत ही तफसील के साथ डिस्कशन हुआ, टाइम हमें शॉर्ट पड़ गया, हालांकि हमने टाइम पे शुरू कर दिया तो उसके बावजूद, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और यही वजह थी कि इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू जो होनी चाहिए थी। मैं समझती हूँ इसके फुल डे एक राउंड टेबल की बहुत ज़रूरत है। जी, तो आपने ये पूरी बहस सुन ली है। सबसे ज़्यादा बहस इस बात पे हो रही है जी, ये 18वीं तरमीम के बाद से जी ये वफाक लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है, सूबों को करनी चाहिए। 144 सेक्शन का हम क्या करेंगे, इस सारी डिबेट में तो एक और अहम नशिस्त जो है वो होने जा रही है। लेकिन वफाक की जिम्मेदारी है कि अगर कौमी सतह पर ये कानून साजी हो जाती है तो ट्रांस फैटी एसिड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऐसा घी और तेल बन रहा है, अगर हम उसकी प्रोडक्शन को रोकेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी पर चले जाएंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पब्लिक हेल्थ को और मुफादे आमा को मद्देनज़र रखते हुए CPDI और विमेन कॉकस जो है वो कामयाब हो जाएंगे इस कानून साजी को लाने में। हमारा जो चैनल है माइनस न्यूज़, उसे फॉलो करते रहिए आप अपडेट्स के लिए जो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं।